जैसे ही सामीर ने युवान की ओर इशारा किया, युवान ने अपने दांत भींच लिए। उसे हमेशा इस बात की नफरत थी कि उसकी गहन शक्ति इतनी कम थी। उसके पास सामीर को चुनौती देने की सामर्थ्य तक नहीं थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सामीर उसे चुनौती दे देगा। सामीर की उंगली अपनी ओर इशारा करती देख युवान की आंखें चौड़ी हो गईं और वह स्तब्ध रह गया। सभी की निगाहें एक साथ युवान के भारी भरकम शरीर पर केंद्रित हो गईं। प्रोफाउंड पैलेस के बुजुर्गों की भौहें भी अचानक तन गईं और वे आश्चर्यचकित रह गए। युवान की उम्र अभी केवल 15 साल थी और वह केवल प्रतियोगिता देखने के लिए आया था, लेकिन सामीर ने उसे चुनौती दे दी थी। यह सबकी उम्मीदों से परे था। सात्विक ने कहा, यह हमारे पैलेस का शिष्य युवान है, लेकिन उसे वरिष्ठ भाई नहीं कहा जाना चाहिए। भले ही उसका शरीर थोड़ा हेल्दी है, लेकिन वह अभी केवल 15 साल का है और यह हमारे पैलेस का सबसे कम उम्र का शिष्य है। सातों संप्रदाय के लोगों ने जब युवान की उम्र के बारे में सुना तो उनके मुंह तुरंत खुल गए। सामीर भी कुछ समय के लिए अवाक रह गया। सात्विक ने आगे कहा, युवान, चूंकि प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय का यह शिष्य आपके साथ मुकाबला करना चाहता है, तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। भले ही तुम हार जाते तो भी तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। हाँ बुजुर्ग, युवान ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। दक्ष ने उसे एक बार थपथपाया और धीमी आवाज में कहा, सावधान रहना और घायल होने से बचने की कोशिश करना। हे, चिंता मत करो। भले ही मेरी गहन शक्ति कम है, लेकिन मेरा शरीर वास्तव में सख्त है, युवान ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा और फिर मंच की ओर चल दिया। सामीर के सामने जाकर खड़ा हो गया। सामीर स्पष्ट रूप से दिखावा करने के लिए किसी बड़े व्यक्ति को चुनौती देना चाहता था, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि जिस विशालकाय मानव को उसने चुना है वह केवल 15 साल का है और उसकी गहन शक्ति केवल प्राथमिक गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर की है। ऐसे में अगर वह युवान से जीत भी गया तो कोई उसकी वाहवाही नहीं करेगा, बल्कि उसके लिए यह स्थिति उसकी प्रतिष्ठा कम करने के समान थी। इसी बीच दक्ष के कानों में तिरस्कार से भरी एक आवाज सुनाई दी, वह मूर्ख। वास्तव में मैं जानता था कि अगर वह इस भोज में शामिल होगा तो कुछ ऐसा ही परिणाम होगा। यदि दूसरों को इस बारे में पता चला कि एक प्राथमिक गहन क्षेत्र का शिष्य भोज में शामिल हुआ था तो निश्चय ही हम हंसी के पात्र बन जाएंगे। हम्फ। दक्ष ने अपनी निगाहें दूसरी ओर घुमाई और उदासीनता से ललितादित्य की ओर देखा। फिर उसने अपनी निगाहें वापस मंच की ओर कर लीं। ललितादित्य को अचानक ठंडक महसूस हुई और उसका पूरा शरीर जोर से कांप उठा, क्योंकि उसे अभी अभी एक बर्फ की तरह ठंडी जानलेवा इरादों से भरी हुई आभा महसूस हुई थी। उसे ऐसा लगा जैसे वह कुछ पल के लिए किसी बर्फीले तूफान में फंस गया हो। उसने घबराकर आसपास का जायजा लिया। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। अपने चारों ओर अच्छे से देखने के बाद उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखा। वह भयावह एहसास भी धीरे धीरे गायब हो गया। ललितादित्य ने अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछा जो अनजाने में उसके माथे से बह निकला था। वहीं युवान ने अपने गहन कौशल का उपयोग करते हुए जोर से चिल्लाया, पहाड़ तोड़ मुक्का। इसी के साथ उसके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंध गईं और उसका शरीर कुछ फीट तक हवा में उछल गया और एक भारी दबाव के साथ सामीर की ओर उड़ गया। उसके शरीर से उत्पन्न दबाव को देखकर लग रहा था कि उसकी मुट्ठियों में सच में पहाड़ तोड़ने की शक्ति इकट्ठी थी। लेकिन जब सामीर ने युवान के हमले की विशाल ताकत का सामना किया तो उसने युवान के हमले से बचने की कोशिश नहीं की, न ही किसी गहन कौशल का उपयोग किया, बल्कि अपनी जगह पर ही खड़े रहकर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और युवान के हमले को रोक दिया। उसके होठों के कोने पर एक तिरस्कार भरी फीकी मुस्कान झलक रही थी। उसने युवान की दोनों भुजाओं को कसकर पकड़ लिया। फिर उसकी गहन ऊर्जा तुरंत भड़क उठी और युवान की कुछ हड्डियों के छटकने की आवाज सुनाई दी, जिससे युवान के मुंह से एक जोर की चीख निकली, उवा आ! युवान की चीख सुनकर दक्ष तुरंत खड़ा हो गया। वहीं सामीर ने युवान की चीख को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसने युवान के 175 किलो के शरीर को 3 मीटर ऊपर तक हवा में उछाल दिया। एक ही हमले के बाद युवान की हार एक ऐसा परिणाम था जिसकी उम्मीद सभी को थी। एक शक्तिशाली नींव, गहन कला और गहन कौशल के साथ सामीर अपने से एक स्तर ऊंचे प्रतिद्वंद्वी को भी हरा सकता था। फिर युवान की तो बात ही अलग थी, जो केवल प्राथमिक गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था। हालांकि युवान का शरीर अभी भी हवा में था और जब वह जमीन पर गिरने वाला था तो सामीर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान दिखने लगी। उसकी मुट्ठी पर बैंगनी रंग की चमक दिखाई देने लगी। दक्ष ने तुरंत सामीर के इरादे को भांप लिया और वह तुरंत चिल्लाया, रुको! लेकिन सामीर ने उसकी बात अनसुनी की और जोर से चिल्लाया, पर्पल क्लाउड पाम! और इसी के साथ पर्पल क्लाउड पाम का एक जोरदार हमला हवा में युवान के शरीर से टकराया और उसकी कम से कम 3 पसलियां टूटने की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। अबे! दक्ष ने किसी बात की परवाह नहीं की और एक छलांग के साथ युवान के बगल में कूद गया और उसके गिरते शरीर को सहारा दिया। युवान का रंग पहले से भयानक रूप से सफेद पड़ चुका था। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था और उसके चेहरे पर भयानक दर्द के भाव दिख रहे थे।
भले ही युवान का शरीर बेहद मजबूत दिखाई देता था, लेकिन उसकी सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा अभी भी बेहद कमजोर थी। इसलिए सामीर के पर्पल क्लाउड पाम का सामना करना उसके लिए असंभव था। दक्ष ने सामीर की ओर देखा। उसकी आंखें गुस्से से भर गईं और उसने क्रोधित चेहरे के साथ कहा, यह प्रतियोगिता केवल एक संघर्ष सत्र है। मुकाबला तब समाप्त हो जाता है जब विजेता स्पष्ट हो। अभी विजेता स्पष्ट था, फिर भी आपने उस पर इतना भारी प्रहार क्यों किया? सामीर ने तिरस्कार पूर्वक एक व्यंग्य किया और दक्ष के सवाल का जवाब देते हुए कहा, यह सच है कि यह एक प्रतियोगिता है, लेकिन तलवारों की आंखें नहीं होती और मुट्ठियों को रोकना मुश्किल होता है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे हर कोई जानता होगा। कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब प्रतियोगिता के दौरान जानें भी चली जाती है, फिर थोड़ी सी चोट लगना तो सामान्य बात है। और मुझे यह थोड़ी पता था कि आपके प्रोफाउंड पैलेस के शिष्य इतने नाजुक हैं कि 1 या 2 प्रहार में उनकी हड्डियां टूट जाएंगी और खून की उल्टियां करने लगेंगे। आप लोग अपनी नाकामी के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने के बजाय मेरी आलोचना कैसे कर सकते हैं? उसने बोलना समाप्त ही किया था कि सातों संप्रदायों की ओर से कान फाड़ू आवाजें आने लगीं। हाँ, जूनियर ब्रदर सामीर ने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है। हमारे साथी अभ्यासकर्ताओं के बीच झगड़ों के दौरान कुछ हड्डियां टूटना एक सामान्य घटना है। क्या प्रोफाउंड पैलेस थोड़ी सी भी चोट नहीं झेल सकता? अरे छोटे भाई सामीर पहले से ही बहुत दयालु थे। यदि जूनियर सामीर अपनी पूरी ताकत लगाते तो क्या तुम्हें लगता है कि वो छोटा बच्चा अभी भी जीवित बच सकता था? इसी तरह एक के बाद एक आवाजें चारों ओर से आती रहीं। पैलेस के बुजुर्ग असहाय होकर केवल आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। दक्ष के गहरे गुस्से ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वह युवान को लेकर तुरंत अमृता के पास पहुंचा, जो मंच के सबसे करीब थी। उसके पास जाकर उसने कहा, सीनियर, क्या मैं कुछ समय के लिए युवान की देखभाल करने के लिए आपको परेशान कर सकता हूं? दक्षाय, ठीक है। अमृता ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया और अपने पास से एक सफेद मोती जैसी औषधीय गोली निकाली और युवान के मुंह में डाल दी। जब उसने अपना सिर ऊपर उठाया तो देखा कि दक्ष पहले ही सामीर के सामने खड़ा था। दक्ष का चेहरा पहले ही पूरी तरह से शांत हो गया था। उसने उस व्यक्ति को देखा जिसने उसके सामने युवान को दुर्भावनापूर्ण रूप से घायल करने का साहस किया था। दक्ष ने सामीर से उदासीन स्वर में कहा, आपने जो वाक्य अभी अभी कहे थे वो आपको अच्छी तरह से याद है ना? क्योंकि आपका अगला प्रतिद्वंद्वी मैं बनूंगा। दक्षदेव, गहन विभाग, क्लास 1 का शिष्य, उम्र 16 साल। दक्ष, यह युवक कौन है? वह केवल 16 का है और पहले से ही नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर में है और उसकी गहन ऊर्जा तो खुमान से भी गाढ़ी प्रतीत होती है। मैंने उसे पहले क्यों नहीं देखा? पैलेस के एक बुजुर्ग ने दक्ष को देखते हुए कहा। जिस पर सात्विक ने अन्य बुजुर्गों को समझाते हुए कहा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वह मेरे पुराने दोस्त का पोता है और आज दोपहर ही हमारे साथ शामिल हुआ है। हालांकि सात्विक की अभिव्यक्ति अभी भी चिंता से भरी हुई थी। भले ही दक्ष की गहन ऊर्जा खुमान की तुलना में थोड़ी गाढ़ी थी, लेकिन यह केवल थोड़ी ही गाढ़ी थी और इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। सामीर का सामना करते हुए खुमान बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसका मतलब था कि दक्ष का परिणाम भी इससे कुछ अलग नहीं होने वाला था। अधिक से अधिक दक्ष उसके सामने कुछ और देर तक टिकने में कामयाब हो सकता था। कम से कम सात्विक का तो यही मानना था। यदि दक्ष पहले ही दिन घायल हो जाता तो वे हरीन को अपना मुंह कैसे दिखाते? लेकिन इस तरह की स्थिति में जिसे चुनौती दी जा रही हो उसे चुनौती स्वीकार करनी ही होगी और चुनौती देने वाले को रोकना तो और भी असंभव था। इसलिए वे केवल प्रार्थना कर सकते थे कि दक्ष को गंभीर चोट न लगे। वहीं दक्ष की बात सुनकर सामीर कुछ देर के लिए ठिठक गया और फिर हंसने लगा, जैसे कि उसने दुनिया का सबसे मजेदार जोक सुन लिया हो। उसने हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हो या फिर धमकी? काफी देर तक हंसने के बाद उसने अंततः अविश्वास के साथ कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रोफाउंड पैलेस के 16 वर्षीय बच्चों में वास्तव में कोई ऐसा भी होगा जो खुमान के साथ मेल खाता हो। न्यू मून सिटी में इस प्रकार का स्तर वास्तव में काफी अच्छा माना जा सकता है, लेकिन यह बहुत बुरा है कि आज आपका मुकाबला मुझसे होने वाला है। अब चूंकि तुमने मुझे चुनौती दी है तो मैं मना कैसे कर सकता हूं? इसके बाद सामीर ने अपनी 5 उंगलियां खोली और अपने पंजों को दक्ष के सामने लहराते हुए बोला, 5 हमले। यदि आप मेरे 5 हमले झेलने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं हार मान लूंगा। यह कैसा रहेगा? इस भोज के मुख्य व्यक्ति कमलदीप, जो प्रतियोगिता शुरू होने से अब तक बिल्कुल शांत थे, अंततः उनके भावों में कुछ बदलाव आया। उन्होंने चुपचाप दक्ष की निगाहों को देखा, जो सामीर की हंसी और उपहास के बाद भी थोड़ी सी भी नहीं डगमगाई थी। उसके बाद उन्होंने अपने दिल में कहा, यह छोटा बच्चा किसी तरह से सरल नहीं है। क्या आपकी बकवास खत्म हो गई? दक्ष ने ठंडे स्वर में कहा, ओह, आपका नाम क्या था? हाँ, दक्षदेव। हाँ, तो आप वहीं खड़े मत रहो। यदि तुम शुरू करना चाहते हो तो किसी भी समय मुझ पर हमला कर सकते हो। इससे तुम्हें एक बार हमला करने का मौका तो मिलेगा। अगर मैंने पहले हमला कर दिया तो क्या पता तुम्हें हमला करने का मौका मिले भी या नहीं। उसकी बात पर दक्ष के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखने लगी। उसने बिना एक शब्द कहे अपना बायां हाथ उठाया और सीधे सामीर की गर्दन को अपना निशाना बनाकर उसकी ओर आगे बढ़ गया।
क्या तुम्हारे पास कोई गहन कौशल भी नहीं है? दक्ष के साधारण हमले को देखकर सामीर ने हंसी उड़ाते हुए कहा, और जब दक्ष का हाथ उससे केवल 2 फीट की दूरी पर था तो उसने प्रतिक्रिया दी और अपने शरीर को हिलाना शुरू किया। उसका दाहिना हाथ बिजली की तरह चमका और उसने दक्ष की कलाई को पकड़ लिया। इसी के साथ सामीर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान चमक उठी। जैसे ही वह दक्ष की कलाई को तोड़ने के लिए अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग करने वाला था, वैसे ही उसे अपने हाथ की हथेली खाली महसूस हुई। जहां तक दक्ष के शरीर की बात थी तो वह भी अपनी जगह से धुएं में बदलकर गायब हो गया। उसी समय सामीर के दाहिनी ओर से हवा का एक तेज झोंका आया और इसके ठीक बाद मुख्य महल के हर कोने में एक चटाक की आवाज गूंज उठी और इसके तुरंत बाद सामीर का शरीर हवा में उड़ गया और हवा में ही 180 डिग्री घूमने के बाद जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। इस थप्पड़ में दक्ष ने थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़ी थी। उसने घृणा से अपने हाथ को रगड़ा और उदासीनता से बोला, पहला हमला। हाँ, तो आगे क्या होने वाला है कहानी में? क्या दक्ष सामीर को हराने में सफल होगा? क्या दक्ष सामीर के पलटवार से बच पाएगा? पास सामीर के चेहरे पर पड़े इस निर्दयी थप्पड़ के कारण सामीर के साथ साथ वहां उपस्थित सभी लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने पहले सोचा था कि दक्ष को एक बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ेगा या फिर वह सामीर के कुछ ही हमलों के बाद बुरी तरह घायल हो जाएगा, लेकिन उनमें से किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि दक्ष पहले ही हमले में सामीर के गाल पर बेरहमी से थप्पड़ जड़ देगा। प्रोफाउंड पैलेस के शिष्य और बुजुर्ग भी पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे। एक पल के लिए उनका दिमाग ठिठक गया और कुछ समय तक वे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। उन्हें होश तब आया जब दक्ष ने कहा, पहला हमला। तब उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी सपने से जाग गए हों। अंत में जब उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि जो कुछ हुआ वह वास्तविक था तो सदमे से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। अब बत्ती खुमान और युवान को सामीर से करारी हार का सामना करना पड़ा था। इससे पैलेस के सभी शिष्य अपमान और क्रोध से भरे हुए थे, लेकिन वे अपना सम्मान पाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि जब दक्ष ने सामीर के चेहरे पर इस तरह का क्रूर थप्पड़ मारा तो तुरंत उनके दिल पूरी तरह से शांत हो गए। सिर से पैर तक उन्हें जिस आनंद की अनुभूति हुई वह शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। अगर बात सामूहिक भोज की न होती तो वे सभी दक्ष के नाम के जयकारे लगाने लगते। इतने में ही पैलेस के एक बुजुर्ग ने सात्विक से थोड़े आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ धीमी आवाज में पूछा, क्या आपने दक्ष की हरकतों को स्पष्ट रूप से देखा? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा उसने जिस रफ्तार वाले कौशल का उपयोग किया वो मैंने पहले कभी नहीं देखा है, सात्विक ने शांत स्वर में उत्तर दिया। दक्ष को देखने वाली उनकी नजर अब पहले की तुलना में बहुत अलग थी। सामीर लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसका दाहिना गाल पूरी तरह सूजकर लाल हो गया था और बंदर के पिछवाड़े की तरह दिख रहा था। अभी कुछ समय पहले तो वह बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन पलक झपकते ही उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया गया था। यह एक ऐसी बेइज्जती थी जिसका सामना सामीर ने पहली बार किया था। उसने दक्ष को गुस्से में घूर कर देखा। उसकी नजरें बेहद खतरनाक थीं, लेकिन उसने अपने आचरण की मूल बातें याद रखीं और खुद को मुस्कुराने पर मजबूर किया। मुस्कुराते हुए उसने दक्ष से कहा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं पहले थोड़ा लापरवाह हो गया था ताकि तुम कुछ हमले कर सको, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। चूंकि अब तुमने मुझे नाराज करने की हिम्मत की है तो अब मेरे गुस्से का परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहो। पाता दक्ष ने अपना हाथ झटक दिया और उदासीनता से उसकी ओर तिरस्कार के साथ देखते हुए कहा, पहले मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर लगा था कि तुम थोड़े बेवकूफ हो, लेकिन अब तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम थोड़े नहीं बल्कि पूरे के पूरे बेवकूफ हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। दक्ष की इस बात से सामीर क्रोध के मारे पूरी तरह से पागल हो गया। उसने धीमी दहाड़ के साथ अपने दोनों हाथ उठाए और दक्ष पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। उसकी हथेलियों पर बैंगनी रंग की रोशनी चमक उठी। फिर दोनों मुक्के एक साथ आगे बढ़े और दक्ष पर एक जोरदार हमला किया। बैंगनी सूर्य कला के कारण उसकी मुट्ठियों में इस समय कम से कम 500 किलो का बल था। ताता जूनियर भाई दक्ष, सावधान रहें, अमृता अवचेतन रूप से चिल्लाई। चूंकि वह पंक्ति में सबसे आगे बैठी थी इसलिए वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि इस समय सामीर के हाथों में किस प्रकार की भयानक शक्ति केंद्रित हो गई थी। इसी समय पैलेस के शिष्यों और बुजुर्गों का दिल भी उनके गले तक आ गया था। अभी कुछ समय पहले सामीर अपने दुश्मन को कम आंक रहा था और वह वास्तव में थोड़ा लापरवाह हो गया था, लेकिन अब जब वह पूरी तरह से गुस्से में था तो क्या अब भी दक्ष उसे संभाल सकता था? इतने में ही सामीर की आंखें दुर्भावना से चमक उठीं। दक्ष द्वारा हुई बेइज्जती के कारण उसके दिल में दक्ष को जान से मारने की भावना पहले ही पैदा हो गई थी। हालांकि उसने पैलेस के भीतर किसी को मारने की हिम्मत नहीं की थी, फिर भी उसे यह विश्वास था कि उसका यह हमला दक्ष को जीवन भर के लिए अपंग बना सकता है। भारी दबाव के कारण ऐसा लगा जैसे दक्ष अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा हो और वह हमले से बचने की भी कोई कोशिश नहीं कर रहा था। सामीर ने अपने दोनों मुक्के बिना किसी कठिनाई के दक्ष की छाती पर दे मारे, लेकिन उसे अगले ही पल एहसास हुआ कि उसके हाथ दक्ष के शरीर से आर पार होकर गुजर गए। सामीर की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं
और उसका शरीर भी थोड़ा आगे की ओर झुक गया। इसी समय उसकी बाईं ओर से तेज हवा का एक झोंका आया और उसके चेहरे पर तमाचे की एक गगनभेदी आवाज एक बार फिर पूरे महल में गूंज उठी। सामिर का शरीर एक बार फिर हवा में उड़ गया और हवा में चार पलटी मारने के बाद किसी मरे हुए स्वर की तरह जमीन पर गिर पड़ा और उसका बायां गाल भी तेजी से सूजकर खून जैसा लाल हो गया। दूसरा हमला, दक्ष ने इत्मीनान से कहा और अपने दोनों हाथों को पीछे करके खड़ा हो गया। पैलेस के शिष्यों की आंखें एक बार फिर खुली की खुली रह गईं। जब यह पहली बार था तो इसे कहा जा सकता था कि सामिर थोड़ा लापरवाह था, जिसके कारण ऐसा हुआ था, लेकिन दूसरी बार ऐसा नहीं कहा जा सकता था। सामिर के द्वारा पराजित खुमान ने अभी भी मुख्य महल नहीं छोड़ा था। उसे बस इलाज के लिए पीछे ले जाया गया था। जैसे ही उसने सामिर को खुली आंखों से एक बार फिर हवा में उड़ते हुए थप्पड़ खाते देखा तो उसका पूरा चेहरा उत्तेजना के कारण लाल हो गया। उसे अपने दिल में इस हद तक खुशी महसूस हुई कि वह अपने शरीर के तीव्र दर्द को भूल गया। वह अनियंत्रित रूप से चिल्लाया, वाह क्या शानदार प्रहार है, यह हिट वाकई ताजगी महसूस कराने वाला है। माई वर्तमान में खुमान की चोटों का इलाज करने वाला व्यक्ति उसका चचेरा भाई था। जैसे ही उसने खुमान की बात को सुना तो खिलखिलाकर हंसा और इत्मीनान से बोला, छोटे भाई तुम्हारे अंदर अभी भी वास्तव में कमी है। जूनियर ब्रदर दक्ष का हिट न केवल शानदार और ताजगी देने वाला था बल्कि बेहद चतुर भी था। उस सामिर के चेहरे को देखो, पहले थप्पड़ से उसका दाहिना गाल बंदर का पिछवाड़ा बन गया, लेकिन इससे उसके चेहरे का थोड़ी संतुलन बिगड़ गया था। इसलिए जब दूसरा प्रहार किया गया था तो उसका दूसरा गाल दूसरे बंदर का पिछवाड़ा बन गया। उसका रंग, फूलने का आकार बिल्कुल दाहिने गाल के बराबर ही है। इसे समरूपता कहा जाता है। गौर से सामिर के चेहरे को देखो, यह पहले से बहुत अधिक संतुलित दिख रहा है। यह महज दो थप्पड़ नहीं है बल्कि यह चेहरे पर थप्पड़ मारने की सिद्ध कला है, जिसके लिए सही ताकत, स्थिति और अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता होती है। यह वाकई कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में व्यक्त करना वाकई बहुत अद्भुत है। उसकी आवाज बिल्कुल भी धीमी नहीं थी, इसलिए महल के अंदर मौजूद आधे से ज्यादा लोग उसकी आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। कई लोगों ने उसकी आवाज सुनकर मौके पर ही हंसी के कारण अपना संतुलन खो दिया और अपना पेट पकड़ लिया। वे पूरी कोशिश कर रहे थे कि जोर से न हंसें, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ थे। हा हा हा। खुमान भी असाधारण उल्लास के साथ हंसा और बोला, हे चचेरे भाई का देखने का नजरिया बहुत ही अलग है। इस मामले में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जूनियर ब्रदर दक्ष हारता या जीतता है, लेकिन मैं उससे दोस्ती जरूर करूंगा। सामिर अजीब तरीके से लड़खड़ाते हुए वापस खड़ा हुआ और जबरन अपने खून के साथ अपने 3 दांतों को भी गटक लिया। उसने अपनी उभरी हुई आंखों के साथ दक्ष को देखा और आश्चर्य के साथ अपने दिल में कहा, अभी अभी वह मेरी बाईं ओर प्रकट कैसे हुआ? जाहिर तौर पर उसका शरीर मेरे सामने था और 2 बार मैंने स्पष्ट रूप से उस पर हमला किया था, फिर भी मेरा हमला खाली कैसे चला गया? क्या मेरी आंखों में कुछ खराबी आ गई है? नहीं, उसने स्पष्ट रूप से किसी रफ्तार वाले कौशल का उपयोग किया था, लेकिन इतना भयानक रफ्तार वाला गहन कौशल अस्तित्व में कैसे हो सकता है? जैस्मीन ने दक्ष को स्पष्ट रूप से बताया था कि यदि वह स्टार गॉड की छाया को पहले स्तर तक विकसित कर लेता है तो समान स्तर वाले 2 प्रतिद्वंद्वी भी उसे हरा नहीं सकेंगे। जब इसे तीसरे दायरे तक विकसित किया जाएगा तो वह अपने से 5 स्तर ऊंचे प्रतिद्वंद्वी का सामना करने में सक्षम होगा। स्टार गॉड की छाया में कुल मिलाकर 8 स्तर थे। जैस्मीन ने खुद भी इसे 6ठे स्तर तक विकसित किया था और वो अपनी 6 परछाई बना सकती थी। सभी परछाई इस तरह जीवंत होती थीं कि असली और नकली में पहचान करना लगभग नामुमकिन था। वर्तमान में दक्ष ने इसके पहले स्तर में महारत हासिल कर ली थी और वह अपनी केवल एक परछाई बना सकता था। हालांकि यह केवल पहला स्तर था, लेकिन यह एक ऐसा गहन कौशल था जिसे उसे जैस्मीन ने सिखाया था। उसकी तुलना सामान्य रफ्तार वाले कौशलों से कैसे की जा सकती थी? सामिर की तो बात ही छोड़िए, जो नवजात गहन क्षेत्र में था। इस समय जो लोग आत्मा गहन क्षेत्र में थे, यहां तक कि पैलेस के नए चेयरमैन जो पृथ्वी गहन क्षेत्र में थे, वे भी दक्ष की गति को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ थे और उनके हृदय में जो घबराहट थी वो युवा शिष्यों से कहीं अधिक थी। तुम्हारे दांतों का स्वाद कैसा है? दक्ष ने बेरहमी से सामिर का उपहास करते हुए उससे पूछा। सामिर ने अपने मुंह के कोने से खून को पोंछा और हंसते हुए कहा, तुम्हें ऐसा पहला व्यक्ति माना जा सकता है जिसने मुझे इस हद तक शर्मिंदा करने का साहस किया है, इसलिए तुम बुरी तरह, बहुत बुरी तरह मरोगे। इससे पहले कि सामिर बोलना समाप्त कर पाता, उसने देखा कि दक्ष अपनी जगह से परछाई में बदलकर गायब हो गया, जिससे वह तुरंत सावधान हो गया। उसने अपने सबक पहले ही सीख लिया था, इसलिए उसने अपने सामने दाएं और बाएं स्थान को कवर करने के लिए बैंगनी सूर्य कला का उपयोग किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दक्ष उस पर किस ओर से हमला करता है। अगर वह उसकी बैंगनी सूर्य कला के संपर्क में आया तो सामिर उस पर तुरंत हमला करने में सक्षम होता और सामिर को इस बात का पूरा विश्वास था कि वह अपने एक ही हमले से दक्ष को पूरी तरह से धराशायी कर सकता है। जैसे ही दक्ष सामने से बैंगनी सूर्य कला के संपर्क में आया, उसकी परछाई पहले की तरह धुएं में बदलकर गायब हो गई, जिससे सामिर का रंग तुरंत बदल गया और उसने तुरंत अपना ध्यान बाईं और दाईं तरफ किया। लेकिन इस बार हवा का तेज झोंका ऊपर से सीटी बजाते हुए आया
और दक्ष ने सामीर की दाहिनी आंख पर एक जोरदार लात मारी, जिससे सामीर का शरीर अपनी जगह पर उलट गया और एक बार फिर उसका जबड़ा जमीन पर टिक गया। दूसरा हमला, दक्ष ने शांतिपूर्वक कहा। कमीने आ! जैसे ही सामीर चिल्लाते हुए उठने वाला था, दक्ष के पैर हवा में उड़ गए और सामीर की बाईं आंख पर भी एक जोरदार लात मारी, जिससे उसका आधा उठाया हुआ शरीर शानदार ढंग से बैकफ्लिप मारते हुए हवा में उड़ गया और उसकी दोनों आंखें पांडा की तरह हो गईं। क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें किसी भी परिस्थिति में एकाग्र रहना नहीं सिखाया? चौथा हमला, दक्ष ने शांति से कहा। वाह, मैं तुम्हें मार डालूंगा, सामीर जोर से चिल्लाया। सामीर का पूरा चेहरा बिल्कुल लाल और सूजा हुआ था। उसकी दोनों आंखों के नीचे काले और लाल धब्बे बन गए थे। कुछ समय पहले उसका चेहरा जो वीरतापूर्ण भावना से भरा हुआ था, वह अब न तो किसी इंसान जैसा रह गया था और न ही किसी राक्षस जैसा। वह अब काफी हद तक दयनीय लग रहा था। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसका भयावह चेहरा और भी भयावह हो गया। उसकी सारी गहन शक्ति पागलों की तरह बाहर निकल पड़ी और ऐसा लगा जैसे वह अब पूरी तरह से पागल होने की कगार पर खड़ा है। बैंगनी सूर्य के 1000 प्रेतों का हाथ, सामीर ने कर्कश स्वर में दहाड़ते हुए दक्ष पर धावा, बोला, और बैंगनी सूर्यकला के कारण उसकी दोनों भुजाएं लगभग पूरी तरह से बैंगनी रंग की हो गईं। यह प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय की अंतिम चालों में से एक है। बैंगनी सूर्य के 1000 प्रेतों का हाथ। दक्ष सावधान, सदमे से चिल्लाते हुए सात्विक तुरंत खड़ा हो गया। तब सामीर की भुजाएं तेजी से आगे बढ़ीं और प्रकाश की अनगिनत बैंगनी किरणें फूट पड़ीं, जो बेतहाशा रूप से दक्ष की ओर बढ़ीं। दक्ष न तो पीछे हटा और न ही चकमा देने की कोशिश की, बल्कि उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और बैंगनी किरणों के बीच से आगे बढ़ाते हुए सही मात्रा में गहन शक्ति का उपयोग किया और सामीर की कोहनी के ऊपर की जगह को तोड़ दिया। तब प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय की बैंगनी सूर्यकला ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए 3 नसों का उपयोग करती है। जब ये नसें ऊर्जा को केंद्रित कर रही होती हैं, तो यदि उस समय उन नसों को हिलाया जाए तो बैंगनी सूर्यकला तुरंत विघटित हो जाएगी और उपयोग करने वाले के शरीर की सारी गहन ऊर्जा अस्थायी रूप से विकृत हो जाएगी। यही बात जैस्मीन ने अभी कुछ देर पहले दक्ष को बताई थी। और जिस स्थान पर दक्ष ने अपनी गहन शक्ति का उपयोग किया था, यह 3 नसों में से एक पर्पल सनवेंस थी। दक्ष के इस हमले के कारण सामीर की बांह तुरंत लकवा मार गई और उसकी सारी बैंगनी रोशनी तुरंत गायब हो गई, क्योंकि उसके शरीर की सारी गहन ऊर्जा अराजकता, जिस पर किसी का कंट्रोल न हो, की स्थिति में चली गई, जिससे सामीर का शरीर कुछ समय के लिए एक ही जगह पर स्थिर हो गया। इसी क्षण दक्ष आगे बढ़ा और अपनी कोहनी से उसकी छाती से थोड़ा ऊपर एक जोरदार हमला किया। दक्ष के इस प्रहार से उसका शरीर किसी कटी पतंग की तरह हवा में उड़ गया। जैसे ही वह हवा में पीछे की ओर उड़ा, वैसे ही उसके मुंह से खून की उल्टी बाहर निकली और वह रेत के थैले की तरह जमीन पर गिर पड़ा और उसके अंदर अब वापस उठने की हिम्मत नहीं बची। और ये रहा मेरा 5वां हमला, दक्ष ने अपने दोनों हाथ पीछे करते हुए कहा। इस प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय के भाई सामीर, आप वास्तव में अपने शब्दों पर कायम रहे। आपने पहले ही कहा था कि आप 5 हमलों के बाद मुझे विजेता घोषित कर देंगे, और वास्तव में मुझे जीतने के लिए 5 हमलों की जरूरत पड़ी, न एक अधिक और न ही एक कम। भाई सामीर, आपका वादा सचमुच सराहनीय है। आप। सामीर ने अपना हाथ उठाया और दक्ष की ओर इशारा किया, लेकिन अचानक उसका पूरा शरीर कांपने लगा और एक शब्द कहने के बाद ही उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गईं और वह बेहोश हो गया। सामीर! प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय के सभी शिष्य चौंक गए और 2 लोग जमीन पर पड़े। सामीर को उठाने के लिए तुरंत तेजी से आगे बढ़े और लगातार उसके मुंह में 3 औषधीय गोलियां डालीं। उनमें से एक ने ऊपर की ओर देखा और दक्ष को घूरते हुए कहा, समान उम्र के बीच इस मुकाबले के दौरान तुमने वास्तव में दुष्टतापूर्ण काम किया है। अगर सामीर को कुछ भी हुआ तो मेरा प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। ओह, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, दक्ष ने उपहास करते हुए कहा। हाँ, माना कि हम एक मुकाबला कर रहे थे, लेकिन तलवारें बिना आंखों की होती हैं और मुट्ठियों को नियंत्रित करना कठिन होता है। मुकाबले के दौरान ऐसे मौके भी आते हैं जब खुद को रोकने में कठिनाई के कारण जानें भी चली जाती हैं, तो फिर थोड़ी सी चोट लगना तो सामान्य बात है। अब मुझे यह पता था कि आपके प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय का शिष्य इतना नाजुक होगा कि सिर्फ 5 हमलों में उसकी हड्डियां टूट जाएंगी और खून उगलने लगेगा। आप अपने कमजोर शिष्य को दोष देने की बजाय मेरी आलोचना कैसे कर सकते हैं? सामीर ने मूल रूप से खुमान और युवान को घायल करने के बाद जो अहंकारी शब्द कहे थे, दक्ष ने उन्हीं शब्दों को सूत समेत वापस लौटा दिया था, जो कि उनके चेहरे पर एक जोरदार तमाचे के जैसा था। तो आगे क्या होने वाला है कहानी में? क्या प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय दक्ष के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? और कौन होने वाला है दक्ष का अगला प्रतिद्वंद्वी? दक्ष के शब्दों ने पैलेस के शिष्यों को एक अलग प्रकार के शांति का एहसास कराया। खुमान ने भी अपनी पीठ सीधी करते हुए अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और बेहोश सामीर को देखा। वह दक्ष के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता महसूस कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर दक्ष नहीं होता
तो इस जीवन काल में उसे सामीर की ऐसी स्थिति देखने का मौका कभी नहीं मिलता। जीतने के लिए 5 हमले, पहले 2 थप्पड़ उसके चेहरे पर, दूसरे 2 हमले उसकी आंखों पर और अंतिम हमले ने सीधे सामीर को धराशायी कर दिया। यह किसी प्रतियोगिता का मुकाबला कम, बल्कि किसी की चमड़ी उधेड़ने जैसा अपमान अधिक लग रहा था। कहते हैं कि गालियां देते समय कमियां नहीं बतानी चाहिए और मुकाबले के समय मुंह पर हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन दक्ष ने तो स्पष्ट रूप से उसके चेहरे को ही निशाना बनाया था। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि सामीर ने युवान को गंभीर रूप से घायल करके दक्ष के असली गुस्से को भड़काया था। वहीं प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय के लोग शांत कैसे रह सकते थे? उनके दिल गुस्से से भर गए और उनमें से एक अचानक उठ खड़ा हुआ और कमलदीप का सामना करते हुए बोला, पैलेस चेयरमैन, आज आपकी नियुक्ति का दिन है और प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय आपके लिए बधाई देने के लिए यहां उपस्थित हुआ है। हमारे शिष्यों ने मुकाबला सिर्फ इसलिए किया ताकि माहौल थोड़ा जीवंत बन सके, लेकिन आपके शिष्य ने न केवल दुष्टतापूर्ण कार्य किया है, बल्कि उसने हमारे प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय का भी अपमान किया है। तो क्या आपका प्रोफाउंड पैलेस इसी तरह से अतिथियों का सम्मान करता है? हा हा हा। कमलदीप के कुछ बोलने से पहले ही दक्ष ने हंसते हुए कहा, मैं वास्तव में अभी तक ये नहीं समझ पाया कि आप लोगों की चमड़ी वास्तव में कितनी मोटी है, जो आप इस तरह की बात करने का साहस कर रहे हैं। आपके शिष्य सामीर ने जब हमारे पैलेस के 2 शिष्यों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, तो क्या आप उस समय अंधे हो गए थे? इतना ही नहीं, बल्कि उसने हमारे पैलेस का भी मजाक उड़ाया और उपहास किया, लेकिन आप में से किसी ने भी उसे नहीं रोका। और जब बात आपके शिष्य पर आ गई, तो आप पैलेस चेयरमैन से प्रश्न कर रहे हैं। इस तरह का भद्दा मजाक मैंने वास्तव में पहली बार देखा है। कमलदीप, जो अपनी जगह से उठकर कुछ बोलने वाले थे, वह दक्ष की बात सुनकर मुस्कुराते हुए वापस बैठ गए और अपने दिल में आश्चर्य से बुदबुदाए, यह बच्चा वास्तव में अद्भुत है। दक्ष ने आगे कहा, फिलहाल मैंने केवल आपके एक शिष्य को घायल किया है और आप लोग हमारे चेयरमैन के सामने पूछताछ करने के लिए फुदक पड़े। लेकिन उस समय आप लोग कहां थे जब हमारे पैलेस के शिष्यों को घायल किया गया था? क्या आप सबने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, या फिर आप लोग हमेशा इसी तरह कपटपूर्ण तरीके से आगे बढ़ते हैं? लंबे समय से पैलेस के शिष्यों को 7 संप्रदायों के सामने हीनता की भावना महसूस होती थी। भले ही 7 संप्रदाय खुलेआम उनका अपमान कर दें, लेकिन उनके पास इसे सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उनके पास 7 संप्रदायों में से एक के खिलाफ भी संघर्ष करने की ताकत नहीं थी। यहां तक कि पैलेस के बुजुर्ग भी 7 संप्रदायों को इस तरह से अपमानित करने का साहस नहीं कर सकते थे। लेकिन दक्ष, जो अभी हाल ही में पैलेस में शामिल हुआ था और केवल 16 साल का था, फिर भी उसने प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग के सामने प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय के शिष्य को तब तक डांटा जब तक कि उस शिष्य का पूरा शरीर कांप नहीं गया। ओप्पू। दक्ष का भाषण सुनने के बाद प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय के लोगों की शक्ल इस तरह से भद्दी हो गई थी जैसे कि उन्होंने अभी अभी गोबर का ढेर खा लिया हो, जबकि पैलेस के सभी शिष्यों का दिल खुशी से झूम रहा था। आह, यह बच्चा सचमुच एक नवजात बछड़े के समान है जो किसी बाघ से भी नहीं डरता, चुरु संप्रदाय के मध्यम आयु वर्ग वाले व्यक्ति ने कहा। उसकी बात पर लक्षित चुरु ने शराब का प्याला उठाते हुए कहा, उसका प्रभावशाली ढंग बुरा नहीं है और उसकी जन्मजात क्षमता भी तारीफ के योग्य है। न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के लिए इस तरह का शिष्य ढूंढना वाकई दुर्लभ है। लक्षित के बात करने के तरीके से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि मुख्य महल की घटनाओं से उसे कोई फर्क न पड़ता हो। उसने आगे कहा, लेकिन दुर्भाग्य से वह थोड़ा डीठ और मूर्ख है। क्या उसे ऐसा लगता है कि प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय को इस तरह से अपमानित करने के बाद प्रोफाउंड पैलेस उसकी रक्षा करने में सक्षम होगा? दक्ष को देखने वाले प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय के लोगों की निगाहें गंभीर हो गई थीं। फिर भी दक्ष ने इस तरह से व्यवहार किया जैसे कि वह इस बात से पूरी तरह से बेखबर हो। उसने अपने शरीर को थोड़ा घुमाया और उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा और गर्व से भरे स्वर में कहा, हमारा प्रोफाउंड पैलेस शाही परिवार द्वारा नियुक्त किया गया है, लेकिन स्वाभाविक रूप से लंबे समय से चले आ रहे संप्रदायों के संसाधनों और विरासत की तुलना हमारे पैलेस से नहीं की जा सकती। फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि पैलेस के शिष्य खुद को किसी की तुलना में कमजोर महसूस करेंगे और चुपचाप अपना अपमान बर्दाश्त करेंगे। जो भी हमें अपमानित करने का साहस करेगा उसे भी अपमान झेलना पड़ेगा। प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय के सामीर ने मेरी आंखों के सामने मेरे वरिष्ठ और कनिष्ठ भाई को दुर्भावनापूर्ण रूप से घायल करने की हिम्मत की, इसलिए मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं था कि मैं सामीर के सामने शिष्टाचार का पालन करूं। यदि हम इसी तरह से अपमान सहते रहे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, तो क्या हम पैलेस के शिष्यों को न्यू मून सिटी में कायरों का दर्जा नहीं देंगे? यदि आप मेरी बातों से असंतुष्ट हैं और इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो आप सामने आकर मुझे चुनौती दे सकते हैं। मैंने सुना है कि न्यू मून सिटी के 7 संप्रदायों के पास काफी प्रतिभाएं हैं। चूंकि मैं प्रोफाउंड पैलेस का एक साधारण सा शिष्य हूं, तो मैं भी तो ये देखूं कि उन प्रतिभाओं से मैं भी कुछ सीख सकता हूं या नहीं। दक्ष के इन शब्दों ने मुख्य महल में सभी लोगों को हिंसक रूप से उत्तेजित कर दिया। यदि इस कथन के पहले कुछ वाक्य एक भावुक भाषण थे, तो अंतिम वाक्य पूर्णतः अहंकारपूर्ण थे, जिसमें चरम सीमा तक अहंकार भरा हुआ था, क्योंकि इन शब्दों के भीतर छिपे अर्थ का साफ मतलब था कि न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस का एक साधारण शिष्य खुलेआम 7 संप्रदायों को चुनौती दे रहा था। क्या यह पूरी तरह से मूर्ख है?
ललितादित्य ने दक्ष की बात पर व्यंग्य कसते हुए कहा। भले ही जूनियर ब्रदर दक्ष अभी सुर्खियों में हैं, लेकिन वो बहुत अहंकारी और लापरवाह हैं। पैलेस के अधिकांश शिष्यों ने यही बात अपने दिल में सोची, विशेषकर उन शिष्यों ने जो लंबे समय से न्यू मून सिटी में थे। वे सातों संप्रदायों के पास मौजूद आश्चर्यजनक ताकत को स्पष्ट रूप से जानते थे। भले ही दक्ष ने सामीर को हरा दिया था, लेकिन वह अभी केवल नवजात गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर ही था। एक ही आयु वर्ग में 7 संप्रदायों के पास ऐसी प्रतिभाएं थीं जो दक्ष पर बुरी तरह से भारी पड़ सकती थीं। दक्ष के शब्द न केवल अहंकारी थे, बल्कि खुद को अपमानित करने वाले भी थे। हाँ, नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर का एक साधारण सा शिष्य जिसने किस्मत से प्रोफाउंड हार्ट संप्रदाय के सामीर को रफ्तार वाले कौशल से हरा दिया। केवल इस बात से तुम इतना अहंकारी होने का साहस कर रहे हो। तुम्हें वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर को नहीं पता। लगता है तुम्हें तुम्हारी जगह दिखानी पड़ेगी। उपहास से भरी इस आवाज के बाद एक युवक हवा में उछलकर दक्ष के सामने उतरा। उस युवक ने दक्ष को तिरस्कार से भरी दृष्टि से देखा। जैसे ही वह दक्ष के सामने प्रकट हुआ, वैसे ही पैलेस के शिष्यों ने उसका नाम चिल्लाया। यह क्लाउडी सन संप्रदाय का मुकुल है और वह क्लाउडी सन संप्रदाय की युवा पीढ़ी के शीर्ष 5 लोगों में शामिल है। यह केवल 16 साल का है, लेकिन पहले ही नवजात गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर में प्रवेश कर चुका है और उसने बर्निंग सन 8 में भी थोड़ी महारत हासिल कर रखी है। मुकुल ने अपनी हथेली उठाई और उसकी हथेली पर अचानक ही आधा फीट ऊंची लाल रंग की एक ज्वाला भड़क उठी। उस ज्वाला के साथ खेलते हुए मुकुल ने कहा, नाम मुकुल, क्लाउडी सन संप्रदाय, उम्र 16 साल। अपना परिचय देने के बाद उसने उपहास भरे स्वर में कहा, अपने इस अंकल का नाम याद रखना, क्योंकि आज यह अंकल तुम्हें यह सिखाने वाला है कि लोगों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाता है। ओह, सच में? मुकुल की अग्नि विशेषता वाली गहन कला के सामने दक्ष ने बिना डरे हुए निडरता के साथ कहा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सिखाने के बजाय बाद में तुम्हें ही ना सीखना पड़े कि वास्तव में लोगों के सामने किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। दक्ष ने मन ही मन कहा, मेरे सामने आग से खेलकर यह वास्तव में खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है और मुझे सबक सिखाने की बात कर रहा है। दक्ष की बात पर मुकुल ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हें केवल बातें करना ही आता है। अरे, मुझे अपना रफ्तार वाला गहन कौशल दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि तुम अपने गहन कौशल के साथ मेरी लॉ के सामने कितनी देर टिक सकते हो। इसी के साथ वह जोर से हंसते हुए चिल्लाया, बादल युक्त सूर्य श्रृंखला। उसकी बेतहाशा हंसी के बीच मुकुल के दोनों हाथ जोर से उछल पड़े और एक पल के भीतर ही उसकी हथेलियों से एक हाथ जितनी मोटाई की चिलचिलाती हुई आग की 2 भयानक लहरें निकलीं और दक्ष के शरीर को लपेटने के लिए तेजी से बढ़ गईं। बादल युक्त सूर्य श्रृंखला। उसने वास्तव में क्लाउडी सन संप्रदाय के प्रमुख गहन कौशल का इस्तेमाल किया है। मुकुल अभी नवजात गहन क्षेत्र के केवल तीसरे स्तर पर है, फिर भी इस तरह की भयावह गहन कौशल का उपयोग करने में सक्षम है। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के क्लास 2 के बुजुर्ग ने चिंतित होकर कहा, बादल युक्त इस सूर्य श्रृंखला का सामना करना एक नवजात गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर वाले योद्धा के लिए भी कठिन होगा। उम्मीद करता हूं कि दक्ष का रफ्तार वाला गहन कौशल उसे गंभीर चोट लगने से बचाने में सक्षम होगा, एक और बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा। मुकुल के इस हमले को देखकर क्लाउडी सन संप्रदाय के एक 18 वर्षीय शिष्य ने अपने ओंठ सिकोड़ते हुए कहा, नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर वाले एक अहंकारी बच्चे के सामने बादल युक्त सूर्य श्रृंखला का उपयोग करना यह बैलों के लिए बने कसाई चाकू से किसी मुर्गे को मारने जैसी ज्यादती है। बादल युक्त श्रृंखला के भयानक आग से बनी 2 जंजीर किसी ड्रैगन की तरह नाच रहे थे और ऐसा तापमान उत्सर्जित कर रहे थे जिससे किसी का भी दम घुटने लगे। दक्ष ने तेजी से 3 कदम बगल में हटकर बचाव किया, लेकिन उन आग की लहरों को देखकर ऐसा लगा जैसे कि उनकी खुद की समझ हो और उन्होंने अचानक अपनी दिशा बदल ली और भी तेजी से दक्ष की ओर बढ़ गए। दक्ष ने अब उनसे बचने का प्रयास नहीं किया और उसने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया और आग से बनी दोनों जंजीरों को पकड़ लिया। जब मुकुल ने दक्ष की इस हरकत को देखा तो उसने हंसते हुए मन में कहा, क्या उसे अपने हाथ प्यारे नहीं है या फिर उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है? क्या वो इतना भी नहीं जानता कि उसकी इस हरकत से उसकी बाहों के शिरोबिंदु जल जाएंगे और वह जीवन भर के लिए अपंग हो सकता है? प्रोफाउंड पैलेस के कई लोग सदमे से चिल्लाने लगे, लेकिन इतने कम समय में किसी के लिए भी कोई प्रतिक्रिया करना असंभव था, क्योंकि दक्ष के हाथ पहले ही दोनों जंजीरों को पकड़ चुके थे। पैलेस के सभी लोगों ने अपनी सांसें रोक लीं और कुछ लड़कियों ने तो अपनी आंखें तक बंद कर लीं, क्योंकि दक्ष के हाथों का जो परिणाम होने वाला था वो उन्हें देखना नहीं चाहती थीं। तो आगे क्या होने वाला है कहानी में? क्या परिणाम होने वाला है दक्ष के हाथों में? क्या दक्ष के हाथ आग की लहरों के कारण बुरी तरह से घायल हो जाएंगे? मुकाबले का असली विजेता कौन होगा? दक्ष ने मुकुल की आग से बनी दोनों जंजीरों को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया, लेकिन उसके हाथों से जलने की कोई आवाज नहीं आई और न ही उसकी हथेलियों में आग लगी जैसा कि सबने सोचा था। इसके बजाय सबकी उम्मीदों के विपरीत दक्ष ने जैसे ही दोनों जंजीरों को हल्का सा खींचा, वे नूडल्स की तरह टूटकर हवा में बिखर गईं और तुरंत गायब हो गईं। जैसे ही दक्ष के हाथों में भयानक आग से बनी जंजीरें टूटकर बिखर गईं, हर किसी के चेहरे पर सदमे के भाव नजर आने लगे।
मुकुल की आंखें तो और भी चौड़ी हो गईं। उसने जो अभी अभी देखा था, उसकी आंखें उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थीं। वहीं पैलेस के एक बुजुर्ग ने इस दृश्य को देखकर आश्चर्य के साथ कहा, यह कैसे संभव है? बादल युक्त सूर्य श्रृंखला क्लाउडी सन संप्रदाय के प्रमुख गहन कौशलों में से एक है। आग की ये जंजीरें, जिन्हें गहन ऊर्जा का उपयोग करके उत्पन्न किया गया था, उनका तापमान वास्तविक अग्नि से भी ज्यादा होता है। लेकिन दक्ष के हाथों के एक स्पर्श से यह कैसे टूट गई? क्लाउडी सन संप्रदाय के लोग सबसे ज्यादा भयभीत थे। उनके चेहरे पूरी तरह से पीले पड़ गए और वे अपना आपा खो बैठे। उनके प्रमुख बुजुर्ग यशवन अचानक खड़े हो गए और उन्होंने तो लगभग यह मान लिया कि उनकी आंखें खराब हो गई हैं। उनके खड़े होते ही बगल में मौजूद एक शिष्य ने तुरंत कहा, बुजुर्ग, घबराने की जरूरत नहीं है। आखिरकार जूनियर भाई मुकुल अभी नवजात गहन क्षेत्र के केवल तीसरे स्तर पर हैं। इसलिए बादल युक्त सूर्य श्रृंखला को नियंत्रित करना उनके लिए अभी भी थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अपर्याप्त गहन शक्ति के कारण श्रृंखला टूट गई होगी। यशवंत को केवल इसी तरह से समझाया जा सकता था, क्योंकि उसके लिए इस बात का विश्वास करना असंभव था कि दक्ष अपने नंगे हाथों से बादल युक्त सूर्य श्रृंखला को तोड़ सकता है और उसका पूरा हाथ भी सुरक्षित रहेगा। दक्ष ने ताली बजाई और दिल से हंसते हुए कहा, भाई मुकुल, आपका यह सर्कस प्रदर्शन वाकई रोमांचक है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप इस सर्कस को सड़कों पर न दिखाकर इसकी बर्बादी कर रहे हैं? यह असंभव है। मुकुल का दिल निराशा से भर गया। दूसरे लोग भले ही नहीं समझ पाए कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन मुकुल तो पूरी तरह से स्पष्ट था कि उसने जो हमला किया था उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं थी, बल्कि उसमें इतनी ताकत थी कि दक्ष के हाथों से टकराते ही उसके हाथ राख में बदल जाने चाहिए थे। उसके हमले का इस तरह से नाकाम होने का कोई कारण नहीं था। दक्ष के द्वारा किए गए उपहास के कारण मुकुल का गुस्सा फूट पड़ा और उसने खतरनाक भाव से बोला, आपको इतना अहंकारी होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी केवल आपकी ताकत का परीक्षण कर रहा था। मैं अब आपको वास्तविक बादल युक्त सूर्य श्रृंखला का अनुभव कराऊंगा। भले ही मुकुल का प्रत्येक शब्द दृढ़ता से भरा हुआ था, लेकिन पिछली नाकामी के कारण उसके पास स्पष्ट रूप से आत्मविश्वास की कमी थी। वह धीरे से गुर्राया और अपनी दाहिनी हथेली से एक आग की मोटी और मजबूत जंजीर किसी सांप की तरह नाचते हुए बाहर निकाली और तेजी से दक्ष की ओर बढ़ गई। इस बार दक्ष ने हिलने तक की कोशिश नहीं की। आग की मोटी जंजीर दक्ष के पास आई और तेजी से उसके शरीर के चारों ओर लिपट गई। यह देखकर मुकुल को अपने दिल में खुशी की लहर महसूस हुई और जैसे ही वह गहन ऊर्जा का विस्फोट करने वाला था, उसने अचानक देखा कि दक्ष के चारों ओर लिपटी हुई आग की जंजीर दक्ष के थोड़े से खींचाव के कारण किसी सड़ी हुई रस्सी की तरह कई टुकड़ों में टूट गई और फिर पूरी तरह से बुझ गई। दक्ष पहले से ही गुस्से में था। वह अपने कपड़े झाड़ते हुए गुस्से से बोला, हम यहां मुकाबला करने के लिए आए थे, लेकिन आप वास्तव में मुझे यह सर्कस के करतब दिखा रहे हैं। यह तो हर किसी के समय की बर्बादी है। लगता है मुझे इस सर्कस को जल्द ही बंद करना पड़ेगा। तेब्बतो, एक धीमी चीख के साथ दक्ष तुरंत मुकुल के दाहिनी ओर दिखाई दिया। दक्ष ने अपने हाथ का पंच बनाया और उसमें गहन ऊर्जा को केंद्रित करके अपने पंच से मुकुल के चेहरे पर वार किया। मुकुल अपने हमले की नाकामी देखकर पहले ही सदमे में था, इसलिए उसे दक्ष के हमले पर ज्यादा प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। वह अपने बचाव के लिए केवल कुछ कदम ही पीछे हट सका और दक्ष का पंच सीधे उसकी छाती से टकराया। इस हमले से मुकुल की सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा तुरंत बिखर गई और उसके दिल में गुस्से और शर्मिंदगी के भाव घुल मिल गए। उसने अपने हाथों का मुक्का बनाया और जोर से चिल्लाया, चिलचिलाती आग की मुट्ठी। इसी के साथ उसकी दोनों मुट्ठियों में भयानक रूप से आग भड़क उठी और उसने अपनी इस चिलचिलाती आग की मुट्ठी का हमला दक्ष पर किया। दक्ष ने अपने शरीर को थोड़ा झुकाया और उसके हमले से आसानी से बच गया। फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाकर मुकुल के दाहिने हाथ को पकड़ लिया और हल्की मुस्कान के साथ उसके हाथ को जोर से दबाया। किसी मरते हुए स्वर की चीख की तरह एक भारी दर्दनाक चीख पूरे मुख्य महल में गूंज उठी। मुकुल इस खून जमा देने वाली चीख के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसके दोनों हाथों की आग पहले ही गायब हो चुकी थी। इतना ही नहीं, उसके दोनों हाथों की उंगलियों से काला धुआं निकल रहा था और जलने की एक तीखी गंध पूरे महल में फैल गई थी। यशवंत यह दृश्य देखकर बहुत ज्यादा चौंक गया। वह एक झटके में मुकुल के पास दिखाई दिया। उसने तुरंत मुकुल के हाथों को जकड़ लिया और उसके हाथों के अंदर फैली ऊर्जा को बाहर निकाला, जिससे मुकुल की पीड़ा कुछ हद तक कम हुई। लेकिन उसके दोनों हाथ पहले ही आधे से ज्यादा जल चुके थे। उसकी पांचों उंगलियां पूरी तरह से फैल चुकी थीं और उसके हाथों का मांस जलकर पूरी तरह से काला पड़ गया था। यशवंत ने मुकुल की ओर देखा और गुस्से में कहा, तुमने वास्तव में अग्नि ऊर्जा को अपने पास वापस लौटने दिया? क्या तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है? यशवंत बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वह इस समय कहां पर है। क्लाउडी सन संप्रदाय की युवा पीढ़ी में शीर्ष 5 में जगह पाने वाले एक शिष्य के रूप में मुकुल ने न केवल बादल युक्त श्रृंखला 2 बार तोड़ी, बल्कि उसने वास्तव में सबके सामने इतने निम्न स्तर वाली हास्यपद गलती का प्रदर्शन किया। इससे उसने क्लाउडी सन संप्रदाय की प्रतिष्ठा को लगभग धूल में मिला दिया था।
अग्नि विशेषता वाली गहन कलाएं और गहन कौशल किसी योद्धा को गहन ऊर्जा का उपयोग करके आग को मजबूत करने में सक्षम कर सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह खुद आग के सामने पूरी तरह से अजेय होगा। उदाहरण के लिए, जब मुकुल ने पहली बार अपने हाथों पर आग को केंद्रित किया था, तो उसके हाथों और आग की ज्वाला के बीच सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा की एक परत थी जो उसके हाथों की रक्षा कर रही थी और वह बेहतर तरीके से आग को काबू कर रहा था। लेकिन वास्तविक सच्चाई इससे बहुत दूर थी और यशवन इस बात की उम्मीद कभी नहीं कर सकता था कि दक्ष ने जब मुकुल के हाथ को पकड़ा था तो उसने गुप्त रूप से अपनी हथेली से अग्नि ऊर्जा को मुकुल की हथेलियों के अंदरूनी हिस्से में भेज दिया था। अगर दक्ष इस सच्चाई को सबके सामने गला फाड़ कर कहता तो भी यशवन उस पर कभी विश्वास नहीं करेगा। इतने में ही मुकुल ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। बुजुर्ग, मैं चुप हो जा नरक के प्राणी, क्या इतनी बेइज्जती से तुम्हारा पेट नहीं भरा है? उसकी बात पूरी होने से पहले ही यशवन ने गुस्से भरे स्वर में उसे डांटते हुए कहा। मुकुल ने आज्ञाकारी ढंग से अपना मुंह बंद कर लिया और अपना सिर नीचे करके चुपचाप वापस चला गया। उसने दक्ष की ओर देखा और गुस्से से अपने दांत भींच लिए। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ था कि उसकी बादल युक्त श्रृंखला टूटने और उसकी हथेलियों के जलने के पीछे दक्ष का कुछ लेना देना है, क्योंकि उसके द्वारा ऐसी गलती होना असंभव था। अरे, इस कमीने की किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है। मैंने सोचा था कि उसे अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन वास्तव में उसका मुकाबला ऐसे मूर्ख से हुआ जिसे अपनी ही गहन कलाएं और गहन कौशल का उपयोग करना नहीं आता। इचुरु संप्रदाय के अधेड़ उम्र वाले व्यक्ति ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा। उसकी बात पर लक्षित चुरु ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो बड़े, अगले प्रतिद्वंद्वी के सामने उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। प्रोफाउंड पैलेस के शिष्यों और बुजुर्गों ने भी राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा था कि दक्ष को एक बुरी हार का सामना करना पड़ेगा और यहां तक कि उसे जलने की चोटें भी आ सकती हैं, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी इस तरह की गलती करेगा और दक्ष को जीत हासिल हो जाएगी। इस तरह दक्ष ने नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर होते हुए लगातार 2 ऐसे प्रतिद्वंद्वियों को हरा दिया था जो नवजात गहन क्षेत्र के दूसरे और तीसरे स्तर पर थे। यह निश्चित रूप से एक प्रभावशाली उपलब्धि थी जिस पर प्रोफाउंड पैलेस गर्व कर सकता था। दक्ष ने अपनी बाहें अपनी छाती के सामने कर लीं और चेहरे पर गर्व के साथ कहा, तीसरा कौन है जो मुझे चुनौती देना चाहेगा? इस अहंकारी आवाज के कारण 7 संप्रदायों के शिष्यों में उपहास की लहर दौड़ गई। उनमें से एक युवक खड़ा हुआ और बोला, क्या इस मूर्ख को आकाश और जमीन के अंतर के बारे में नहीं पता? क्या वह यह नहीं देख सकता कि पिछली जीत उसे केवल मुकुल की गलती के कारण मिली है? इतना कहकर वह युवक सीधे दक्ष के सामने आ गया। दक्ष के सामने खड़े होकर उस युवक ने अपना परिचय देते हुए कहा, गालव, स्ट्रामी संप्रदाय, 16 साल। इस युवक की कद काठी उतनी लंबी नहीं थी और न ही उसके नैन नक्श उतने खास थे। उसने दक्ष को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और उदासीन भाव से कहा, मैं मूल रूप से तुमसे परेशान होना नहीं चाहता था, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि मैं अब तुम्हारा अहंकार और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम केवल दूसरे दर्जे के सामीर से जीते हो और उससे भी अधिक सौभाग्य से क्लाउडी सन संप्रदाय के एक मजाक के खिलाफ जीते हो। क्या तुम अब यह सोचने लगे हो कि तुम कोई महान व्यक्ति हो? मेरे सामने तुम एक मजाक के अलावा कुछ नहीं हो। अच्छी तरह से उसे सबक सिखाओ। क्या उसे सचमुच यह लगता है कि हमारे 7 संप्रदायों में अन्य दूसरा ताकतवर शिष्य नहीं है? एक के बाद एक आवाजें 7 संप्रदायों की ओर से आने लगीं। तभी स्ट्रामी संप्रदाय के एक शिष्य ने कहा, गालव अभी 16 साल का ही हुआ है और वह कुछ महीने पहले ही नवजात गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच चुका है। मैंने सुना है कि वह चौथे स्तर में प्रवेश करने से कुछ ही कदम दूर है। उसकी जन्मजात प्रतिभा मुकुल से बहुत आगे है। इतना ही नहीं, उसने अपने संप्रदाय की गहन कला, तूफान भेदी कला को तीसरे चरण तक विकसित कर लिया है। उसकी इस महान प्रतिभा ने बड़े बुजुर्ग को भी चौंका दिया था। मुझे लगता है कि यह अहंकारी दक्ष उसके 10 हमले भी नहीं झेल पाएगा। अरे 10 हमले? आप उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। वह गालव के 5 हमले में ही धराशायी हो जाएगा। एक और शिष्य ने जवाब देते हुए कहा। गालव की बातें उपहास से भरी हुई थीं, लेकिन दक्ष को थोड़ी सी भी गुस्सा नहीं आया और उसने और भी अधिक व्यंग्यात्मक तरीके से कहा, अंत में असली मजाक किसका बनेगा, यह बात आपको जल्द ही पता चल जाएगी। दक्ष की बात पर गालव ने उपहास करते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें 10 हमलों में मंच से नीचे नहीं उतार सका तो मेरा नाम आज से गालव नहीं होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वैसे ही उसके शरीर के कपड़े फड़फड़ाने लगे और ऐसी आवाजें आने लगीं जैसे वह किसी प्रचंड हवा में उड़ रहे हों। इसी के साथ उसके शरीर के चारों ओर सचमुच एक शक्तिशाली हवा का बवंडर घूमने लगा। गालव ने अपनी निगाहें उठाईं और तिरस्कार पूर्वक कहा, दक्षदेव, इसे अच्छी तरह से याद रखें। यह वो गहन कौशल है जो आपको मंच से नीचे भागने में आपकी मदद करेगा। इसका नाम है तूफान के 9 रूप। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, गालव का शरीर तेज आंधी की तरह दक्ष की ओर तेजी से बढ़ने लगा। उसकी अत्यंत तेज गति के समय भी उसका शरीर लगातार दिशाएं बदल रहा था, कभी बाईं ओर तो कभी दाईं ओर। जैसे जैसे उसकी गति बढ़ती गई, दक्ष की आंखों के सामने बवंडर के कई चक्रों का समूह दिखने लगा। पई, प्रथम रूप, भयंकर पवन रूप।
गालव की एक जोरदार चिल्लाहट के साथ भयानक ऊर्जा के 4 तीर एक साथ दक्ष की ओर उड़ गए, जैसे कि वे हवा के 4 झोंके हों। दक्ष ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ लीं और उसकी परछाई तेजी से चमक उठी। वह 4 में से 3 को चकमा देने में कामयाब रहा, लेकिन चौथे तीर से बचने में वह असमर्थ था। इसलिए उसने तेजी से अपनी गहन शक्ति को प्रसारित किया और एक सुरक्षा कवच तैयार कर लिया। नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर की गहन शक्ति के साथ सुरक्षा कवच तैयार करके तीसरे स्तर की गहन शक्ति के खिलाफ बचाव करना अभी भी थोड़ा मुश्किल था। एक बार तो इससे बचाव किया जा सकता था, लेकिन अगर उस पर दोबारा हमला हुआ तो दक्ष को निश्चित तौर पर नुकसान झेलना पड़ता। इतने में ही गालव की आवाज एक बार फिर गूंजी, दूसरा रूप, पवन छाया रूप। इससे बवंडर और भी तेज गति से घूमने लगा और हवा की गड़गड़ाहट से दक्ष के कान पूरी तरह से भर गए। गालव की गति भी उसकी अंतिम सीमा तक पहुंच गई। इसी समय गालव का शरीर किसी हिंसक तूफान की तरह दक्ष की पीठ की ओर बढ़ा, जिस पर दक्ष भी तुरंत पलट गया। दक्ष ने जिस तेजी से प्रतिक्रिया दी थी वह गालव की उम्मीदों से पूरी तरह परे थी, लेकिन वह इससे केवल कुछ ही समय के लिए चौंका। उसका मानना था कि भले ही दक्ष प्रतिक्रिया करने में कामयाब रहा, लेकिन वह इस हमले से बचने में कामयाब नहीं होगा, और इसी विचार के साथ उसने दक्ष की गर्दन पर एक जोरदार प्रहार किया। लेकिन दक्ष भी जैसे ही पलटा, उसकी दाहिनी मुट्ठी भी सीधे गालव के हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ गई। जैसे ही महल के अंदर उपस्थित लोगों ने यह दृश्य देखा तो उन्हें मन ही मन यह लगने लगा कि दक्ष इस हमले के साथ ही इस मुकाबले को हार जाएगा। यदि उनकी मुट्ठियां टकराती हैं तो उसकी कलाई की हड्डियां टूट जाना तो पक्का है, क्योंकि गालव की मुट्ठी में न केवल बहुत ज्यादा ताकत थी, बल्कि वह दक्ष से 2 स्तर ऊपर भी था। इसके अलावा उसके पास स्त्रामी संप्रदाय की गहन कला भी थी। लेकिन दक्ष भी बिना किसी कारण के इतना अहंकारी भाषण नहीं दे सकता था, और उसकी मुट्ठी गालव की मुट्ठी से टकराने के पहले ही दक्ष की आंखों में अचानक ही एक चमक दिखाई देने लगी, क्योंकि इस समय उसकी मिस्टिक वेन्स के साथ द्वारों के बीच हमेशा से बंद रहने वाले इविल गॉड के साथ लोगों में एक एक लोक चुपचाप खुल गया था। द स्पार्क, दक्ष ने अपने मन में अंदर ही अंदर धीमे से कहा, इविल गॉड के साथ लोक, पहला लोक, इविल सोल। तो आगे क्या होने वाला है कहानी में? अब क्या परिणाम होगा इस मुकाबले में जब दक्ष ने पहला गेट खोल लिया है? किस प्रकार की शक्ति मिलने वाली है दक्ष को इविल सोल से? जैसे ही पहला गेट खोला गया, दक्ष को अपनी मिस्टिक वेन्स से एक शांत और दबी हुई आवाज सुनाई दी। इसके बाद उसकी मिस्टिक वेन्स के अंदर बेतहाशा गहन ऊर्जा फूट पड़ी और अचानक ही नाटकीय ढंग से आश्चर्यजनक स्तर तक गाढ़ी हो गई। उसकी गहन ऊर्जा का गाढ़ापन एक ही पल में आसमान को छूने लगा। जैस्मीन ने उसे पहले ही बताया था कि इविल गॉड आर्ट्स की क्षमता बिल्कुल निडर थी, और जब इसके पहले लोक को सक्रिय किया जाएगा तो गहन ऊर्जा पागलपन से प्रचंड हो जाएगी। उसके सभी 54 शक्तियों के रास्तों से पागलों की तरह गहन ऊर्जा निकली और शरीर के कोने कोने में समा गई। दक्ष को ऐसा महसूस हुआ कि उसका शरीर और उसकी मिस्टिक वेन्स शायद विस्फोट होने वाले हैं, लेकिन यह एहसास कुछ ऐसा नहीं था जिसे उसकी मिस्टिक वेन्स और उसका शरीर संभाल न सके। इसी के साथ गालव और दक्ष की मुट्ठियां आपस में मजबूती से टकराईं और कानों को बहरा कर देने वाली आवाज निकली। यह किसी भी चालाकी के बिना शुद्ध गहन शक्ति का प्रत्यक्ष प्रदर्शन था। इसके साथ ही हड्डियां टूटने की कर्कश ध्वनि मुख्य महल में गूंज उठी, जिसे सभी लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना, लेकिन किसी को भी इससे थोड़ी भी हैरानी नहीं हुई। लेकिन अगले ही पल एक तीव्र चीख पूरे महल में गूंजी, जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया, क्योंकि बुरी तरह से चिल्लाने वाला व्यक्ति वास्तव में दक्ष नहीं बल्कि गालव था। गालव के हाथ के अंगूठे को छोड़कर उसकी चारों उंगलियां टूट गई थीं, और यहां तक कि उसकी कलाई भी पीछे की ओर मुड़ गई थी। लेकिन दक्ष की मुट्ठी इतनी में ही नहीं रुकी, बल्कि गालव की मुट्ठी को उधेड़ते हुए वह उग्र गहन ऊर्जा के साथ आगे बढ़ी और गालव की छाती पर एक जोरदार प्रहार किया। गालव का सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा एक पल में बिखर गई, जैसे कि वह किसी कांच की तरह कमजोर हो। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी छाती को 15 टन के हथौड़े से कुचल दिया गया हो। उसका पूरा शरीर हवा की तेज आंधी में लिपटे हुए किसी पत्ते की तरह पीछे की ओर उड़ गया और महल के केंद्र में बने पिलर से जाकर टकरा गया। उसके बाद वह औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह खड़े होने में असमर्थ था। पूरा मुख्य महल बिल्कुल शांत हो गया। वहां पर मौजूद लोगों का मुंह कुछ देर के लिए खुला का खुला रह गया। वे अपनी आंखों के सामने के दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। शुद्ध गहन शक्ति के आमने सामने के मुकाबले में नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर वाले व्यक्ति ने तीसरे स्तर वाले व्यक्ति पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली थी। युवा शिष्यों की तो बात ही छोड़िए, उन बुजुर्गों के लिए भी इस बात पर विश्वास करना कठिन था जिन्होंने अपने जीवन काल में असंख्य परीक्षणों और कठिनाइयों का अनुभव किया था। दक्ष ने धीरे से अपनी बांह नीचे की और अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी ऊर्जा को शांत किया और उस गेट को बंद कर दिया जो थोड़ी देर के लिए खोला गया था। गेट बंद होने के साथ ही उसकी मिस्टिक वेन्स और उसके पूरे शरीर का दर्द भी गायब हो गया। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और गालव को देखा, जिसकी निगाहें सदमे और अपमान से भरी थीं।
उसने उदासीनता के साथ गालव से कहा, मैं अहंकारी इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास अहंकारी होने की ताकत है, लेकिन आप मेरे सामने अहंकार प्रदर्शित करके केवल खुद की बेइज्जती का रास्ता बना रहे थे। अब बताओ असली मजाक कौन है? तुम। गालव ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए और खड़े होने के लिए संघर्ष किया। उसका दाहिना हाथ दर्द के कारण कांप रहा था और उसका चेहरा भयानक रूप से सफेद पड़ गया था। वह जानता था कि अभी अभी हुई झड़प के कारण उसे बहुत सी आंतरिक चोटें भी लगीं, जो किसी भी तरह से सामान्य नहीं थीं। मुख्य महल का माहौल अभी भी शांत था। सातों संप्रदायों के अधिकांश शिष्य पहले से ही पूरी तरह से चकित थे। उनके संप्रदायों ने आपस में बहुत से प्रतियोगी मुकाबले किए थे, इसलिए वे गालव की ताकत के बारे में अच्छे से जानते थे, विशेषकर उसके गहन कौशल, तूफान के 9 रूप को, जो अपने से 2 स्तर वाले प्रतिद्वंद्वी को भी घबराने पर मजबूर कर सकता था। फिर भी इसे दक्ष की एक मुट्ठी से चूर चूर कर दिया गया था। दक्ष, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे सचमुच हरा दिया है? गालव ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। पहले मैं केवल लापरवाह हो गया था और पीछे हट गया था, वरना आपको क्या लगता है आप नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर की गहन शक्ति के साथ मुझे हरा सकते हैं? इतना कहने के बाद उसने अपना बायां हाथ उठाया और अपनी गहन कला को फिर से सक्रिय किया। उसके चारों ओर हवा का बवंडर बनने लगा, लेकिन हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि इस बार बवंडर की ताकत पहले की तुलना में आधी भी नहीं है। उसकी इस हरकत को देखकर स्ट्रामी संप्रदाय के लीडर ने ठंडे स्वर में कहा, गालव, तुम पहले ही हार चुके हो, अब जल्दी से वापस आ जाओ। लीडर की बात सुनकर गालव ने अपने दांत भींचते हुए कहा, लीडर, यह शिष्य अभी हारा नहीं है। मैं केवल थोड़ा लापरवाह था और प्रतिद्वंद्वी को कम आंक लिया था। मेरा तूफान कर चुप रहो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही स्ट्रामी संप्रदाय के लीडर ने गुस्से से कहा, तुम्हारा मुकाबला हर किसी ने देखा है, इसीलिए सभी को स्पष्ट रूप से पता है कि आप पीछे हटे थे या नहीं। आप नवजात गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर होते हुए भी एक पहले स्तर वाले बच्चे से हार गए, फिर भी आप बहाना ढूंढ रहे हैं। क्या हमारे संप्रदाय की यह बेइज्जती अभी भी आपको कम लगती है? गालव का रंग अचानक काला पड़ गया और उसने दक्ष को नफरत भरी नजरों से देखा और सिर झुकाकर वापस चला गया। नासल्लाह। दक्ष ने एक निम्न स्तर की गहन शक्ति रिकवरी गोली निकाली और उसे निगल लिया और धीरे धीरे अपनी गहन शक्ति को फिर से प्राप्त कर लिया। उसके बाद वह फिर से मंच के बीच में खड़ा हो गया और अपनी नजर सातों संप्रदायों की ओर घुमाई और कहा, अब अगला कौन होगा जो मुझे चुनौती देना चाहेगा? वह किसी एक अहंकारी राजा की तरह खड़ा था और किसी राजा की तरह गौरव प्रकट करते हुए राजसी घोषणा में चिल्ला रहा था। अगला कौन है? यह न केवल एक गौरवपूर्ण चुनौती थी, बल्कि सातों संप्रदायों के चेहरे पर एक ताना और तमाचा था, क्योंकि एक ऐसा शिष्य जो अभी हाल ही में प्रोफाउंड पैलेस में शामिल हुआ था, उसने वास्तव में 7 संप्रदायों के 3 शिष्यों को हरा दिया था। इसके अलावा वे तीनों सामान्य शिष्य नहीं थे, बल्कि वे न्यू मून सिटी की युवा पीढ़ी में प्रसिद्ध थे और सभी के पास प्रतिभाशाली जन्मजात क्षमता थी, लेकिन वे दक्ष के हाथों बुरी तरह हार गए थे। दक्ष को देखने वाले हर किसी की नजरें अब पूरी तरह से बदल गई थीं। सामीर के खिलाफ जीतने में उसके रफ्तार वाले गहन कौशल का हाथ हो सकता था और मुकुल के खिलाफ उसकी जीत का कारण मुकुल की शर्मनाक गलती को माना जा सकता था, लेकिन गालव के खिलाफ उसकी जीत हर किसी ने देखा था कि दक्ष ने केवल अपनी गहन शक्ति का इस्तेमाल किया था, जिसमें कोई भी छिपी हुई चाल नहीं थी। नवजात गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर वाले किसी योद्धा को इतनी बुरी तरह से हराने के लिए कम से कम 5वें स्तर की गहन शक्ति की आवश्यकता होती थी। फिर भी दक्ष ने पहले स्तर पर होते हुए इतनी भयानक गहन शक्ति जारी की थी, यह बात सबकी सोच से परे थी। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण जो था वह यह था कि दक्ष ने जानबूझकर अपनी गहन शक्ति के स्तर को बढ़ने से रोक दिया था, जिससे उसकी गहन शक्ति अतुलनीय रूप से गाढ़ी हो गई होगी। यदि ऐसा है तो भले ही वह अभी केवल नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर हो, लेकिन उसकी ताकत किसी 5वें या 6ठे स्तर वाले योद्धा के समान मानी जा सकती है। यही एकमात्र तर्क था जिसके बारे में वहां उपस्थित लोग सोच सकते थे। दूसरे शब्दों में, दक्ष के पास 16 साल की उम्र में नवजात गहन क्षेत्र के 5वें स्तर की वास्तविक ताकत थी। जैसे ही उन लोगों ने इसके बारे में सोचा तो हर कोई हिंसक रूप से सदमे में चला गया। यह एक ऐसी जन्मजात प्रतिभा और क्षमता थी जो किसी शैतान से कम नहीं थी। 7 प्रमुख संप्रदायों में भी यह प्रतिभा सर्वोत्तम थी। अमृता की आंखें भी आश्चर्य से भर गईं और वह जोर से चिल्लाई, जूनियर ब्रदर युवान, आपके जीजा वास्तव में दुर्जेय हैं। क्या यह सचमुच आपके त्यान शहर से आए हैं? हालांकि अमृता की जन्मजात प्रतिभा भी उत्कृष्ट थी, लेकिन अगर उसकी उम्र दक्ष के बराबर होती तो वह भी दक्ष के स्तर पर नहीं पहुंच सकती थी। मैं अमृता की तुलना में युवान इस हद तक सदमे में था कि वह अपनी चोटों के दर्द को भूल गया था। वह दक्ष को बचपन से जानता था, लेकिन जैसे ही उसने दक्ष की ऐसी शक्ति को देखा, उसकी दोनों आंखें लगभग बाहर लटकने लगीं। वह मन ही मन न जाने कितनी बार एक ही बात का जाप कर चुका था, जीजाजी सचमुच इतने अद्भुत हैं, जीजाजी सचमुच इतने अद्भुत थे, जीजाजी सचमुच इतने अद्भुत थे, अद्भुत।
न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस के बुजुर्गों का दिल जोर से धड़क रहा था। जो पहले बहुत ज्यादा चिंतित थे, अब वे खुशी से मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखें एक अजीब तरह की रोशनी से चमक रही थीं। गालव के सामने दक्ष ने जो प्रदर्शन किया था, वह वास्तव में जबरदस्त ताकत थी। उसने लगातार 3 शिष्यों को हराया था जो पूरे शहर में प्रसिद्ध थे। उसने 7 संप्रदायों के गौरव को नष्ट कर दिया था और प्रोफाउंड पैलेस का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। दक्ष की वर्तमान ताकत और प्रदर्शन देखते हुए वे भविष्य में आकाश गहन क्षेत्र में पहुंचने की आशा कर सकते थे। अगर वह किसी दिन सचमुच आकाश गहन क्षेत्र में पहुंच गया तो उस समय पूरा प्रोफाउंड पैलेस उसकी वजह से गौरवान्वित होगा। बुजुर्ग सात्विक, क्या वह वास्तव में हमारे गहन विभाग का नया भर्ती हुआ शिष्य है? 2 बुजुर्गों ने सात्विक से पूछा, जो उनके अगल बगल में बैठे हुए थे। हालांकि दक्ष के सीने पर न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस का बैज लगा हुआ था और उसने खुद को प्रोफाउंड पैलेस का शिष्य कहा था, फिर भी वे इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इतनी भयंकर जन्मजात क्षमता के साथ यह युवा उनके पैलेस में प्रवेश करेगा। सात्विक ने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए गर्व के साथ कहा, यह बिल्कुल सच है। वह मेरे पुराने मित्र का पोता है। जब उसे पता चला कि मैं प्रोफाउंड पैलेस का बुजुर्ग हूं, तो वह यहां पर शरण लेने के लिए आया है। हे। इस बार वास्तव में बुजुर्ग सात्विक ने एक वास्तविक प्रतिभा को भर्ती किया है। दोनों बुजुर्गों ने एक के बाद एक चिल्लाकर कहा। वहीं जब दक्ष ने इस बार चुनौती दी तो कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकला। इस बार 7 संप्रदाय अपने साथ जिन 16 वर्षीय शिष्यों को लाए थे, उनमें से सबसे शक्तिशाली गालव ही था। लेकिन गालव को दक्ष ने 3 हमलों में विनाशकारी हार का स्वाद चखा दिया था। यदि दक्ष के समान स्तर वाला शिष्य कोई सामने आया तो उसका परिणाम कितना भयंकर होगा, इसकी कल्पना करना भी कठिन था। जहां तक दक्ष से अधिक उम्र वाले शिष्यों की बात है, तो वे तो और भी अनिच्छुक थे, क्योंकि अगर वे दक्ष के खिलाफ जीत भी गए तो भी यह कमजोरों का फायदा उठाना माना जाएगा। इसलिए यह किसी भी तरह से गौरवशाली नहीं माना जाएगा और इससे उनका ही उपहास किया जाएगा। और रही बात लक्षित की, तो वह भले ही 16 वर्ष का था, लेकिन किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं था। वह चुरू संप्रदाय की शाखा का युवा गुरु था और उसने केवल 16 साल की उम्र में नवजात गहन क्षेत्र के 10वें स्तर को हासिल कर लिया था। पूरे न्यू मून सिटी में उसके जैसी कोई दूसरी प्रतिभा नहीं थी। हालांकि दक्ष ने गालव को हरा दिया था और उसकी प्रतिभा आश्चर्यजनक थी, लेकिन अभी भी उसकी तुलना लक्षित चुरू से नहीं की जा सकती थी। लक्षित शांति से अपनी जगह पर बैठा था और उसकी लंबी पतली उंगलियां हल्के से उसके वाइन के कप पर घूम रही थीं। उसके मुंह के किनारे पर एक उदासीन मुस्कान दिख रही थी, जैसे कि उसे महल के अंदर की घटनाओं में कोई दिलचस्पी ना हो। तो आगे क्या होने वाला है कहानी में? कौन होगा दक्ष का अगला प्रतिद्वंद्वी? आखिर 7 संप्रदायों को नाराज करके दक्ष क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है? क्या लक्षित चुरू भी दक्ष से मुकाबला करेगा?